दूसरे की देवरानी। ये कहानी है एक ऐसी जेठानी की जिसको अपनी देवरानी से ज़्यादा दूसरों की देवरानियाँ अच्छी लगती थी। इस जेठानी को अपनी देवरानी के अंदर कोई भी अच्छाइयाँ नहीं दिखती है, अगर उसे दिखती है तो सिर्फ उसकी कमियाँ। खैर, अभी ये जेठानी अपनी सासू माँ के साथ बैठी हैं और अपनी देवरानी की बुराई कर रही है। देखो माँ जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, ज़रा विमला को समझाइए कि घर से ज़्यादा बाहर ना निकले, लेकिन आप कहाँ मेरी सुनती हैं। देखिए रात के 9 बजने वाले हैं। तो सही कहती है मंजुला, मुझे उसे ज़्यादा ढील नहीं देनी चाहिए थी। अभी देवरानी को इस घर में शादी करके आए हुए सिर्फ 7 महीने हुए हैं और देखो अभी से कितनी अपनी मर्जी चलाने लगी है। बोल कह तो गई थी कि 7 बजे तक आ जाएगी। वही तो, आपने कभी कमला आंटी की बहू को देखा है घर से बाहर निकलते हुए? उसकी शादी होकर 4 साल होने को आ रहे हैं और अभी तक मैंने उसे कभी भी 7 बजे के बाद घर से बाहर जाते नहीं देखा। वो तो घर का सारा काम करती है, अपनी सास और जेठानी की भी खूब सेवा करती है, और एक हम लोग बड़े अभागी हैं। दरअसल मंजुला की देवरानी विमला आज अपनी बचपन की सहेली से मिलने किसी रेस्टोरेंट में गई थी, जो किसी दूसरे शहर में रहती थी और करीब 7 साल बाद इस शहर में आई थी। 9:15 बज जाते हैं और विमला तब घर आती है। रुको, बड़ी जल्दी है कमरे के अंदर जाने की। हाँ माँ जी, बहुत थकान लग रही है, बहुत ट्रैफिक था, इसीलिए आने में देर भी हो गई। आजकल बहाने बहुत मार रही हो छोटी बहू। माँ जी, मैं आपको बता कर तो गई थी ना। आजकल कुछ ज़्यादा ही ज़बान नहीं चल रही तुम्हारी कैंची जैसी ज़बान को देखकर लगता नहीं कि तुम इस घर की नई बहू हो। क्या मतलब माँ जी? ओहो, एक तो तुम घर लेट से आई, ऊपर से सासू माँ से ज़ुबान भी लड़ा रही हो। अरे घमंड तो इतना करती है जैसे कहीं कि महारानी हो। अरे माँ जी, महारानी है तभी तो इसके पिताजी आपको 3 लाख भी नहीं दे पाए थे। दरअसल विमला की शादी के समय विमला की सासू माँ ने इसके पिताजी से 3 लाख मांगे थे। वहीं विमला के पिताजी ने विमला की सासू माँ से वादा किया था कि वो शादी के 15 दिन बाद उन्हें ये रकम दे देंगे, लेकिन फिर वो रकम जुटाने में असमर्थ रहे। तो बस इस बात का जिक्र विमला की जेठानी और उसकी सासू माँ हमेशा करती रहती है, जिससे उसे बहुत दुख पहुँचता है। विमला का पति ऑफिस से आता है। ये आप सभी लोगों ने क्या लगा रखा है? जब भी मैं ऑफिस से आता हूँ तो देखता हूँ घर में यही सब चल रहा है। एक तो ऑफिस से दिमाग खराब करवा कराओ और ऊपर से जब घर आओ तो बस ये सब। अरे देवर जी, ये सब तो आपकी पत्नी की मेहरबानी है, ज़रा अपनी पत्नी को समझाइए ना। ऐसा क्या कर दिया विमला ने? महारानी आज 9:15 बजे घर आई है। हाँ देवर जी, और ऊपर से आजकल घर के कामों में इनका दिल नहीं लगता। विमला, कर दिया करो ना घर का काम, और ज़्यादा घर से बाहर मत जाया करो। और इतनी लेट क्यों आई तुम? वो मेरी सहेली बहुत सालों बाद यहाँ आई थी, तो बस उसी से मिलने गई थी। ठीक है, जो भी है, लेकिन ज़रा टाइम का ध्यान रखा करो। अच्छा ठीक है, अब आप सब खाना लगाओ, खाना खाते हैं, भैया भी आते ही होंगे। दरअसल प्रदीप ऐसा ही था, वो अक्सर ऑफिस के काम से बिजी रहता और इसलिए अपनी पत्नी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था। घर में क्या चल रहा है, उसकी पत्नी क्या कर रही है, इन सब बातों पर भी ज़्यादा फोकस नहीं करता था। खैर, अगले दिन मंजुला की पड़ोसी देवयानी घर आती है। इतनी देर से पकौड़ियाँ ठंडी हो रही है, खाओ ना। हाँ। अच्छा देवयानी, सुना है तुम फैशन डिज़ाइनिंग भी करने वाली हो? हाँ दीदी, एक्चुअली बात ये है ना, घर में बैठे बैठे भी क्या करना है, थोड़ा कुछ सीख लूँगी तो मेरे ही काम आएगा। अरे लेकिन तुम तो घर का सारा काम करती हो, तुम्हें तो टाइम भी नहीं मिलता होगा। दीदी वो तो है, लेकिन बस यही है कि अगर कुछ सीखना है तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी। घर का सारा काम निपटा लूँगी, फिर उसके बाद सिखाने चली जाया करूँगी। मैंने तो एक ब्यूटी पार्लर वाली से बात भी कर ली है। वाह देवयानी, देवरानी हो तो तुम्हारे जैसी। भाई तुम्हारी जेठानी कल्पना के तो मज़े हैं। हाँ, उस दिन मिली थी मुझे मार्केट में, तुम्हारी बहुत तारीफ़ कर रही थी। अरे भाई, तुम हो ही तारीफ़ करने के लायक, और एक मेरी देवरानी है, कुछ कहना नहीं होता, मिर्ची लग जाती है ना। लेकिन मंजुला दीदी, आपकी देवरानी भी तो काम करती है, देखो अभी भी काम ही कर रही है। अरे वो तो बस तुम्हें दिखाने के लिए कर रही है, और क्या, बड़ा स्लो काम करती है। और ये पकौड़ियाँ ये मैंने बनाई तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर मैडम बनाने बैठ जाती तो शाम हो जाती थी। नहीं दीदी, ऐसे मत बोलिए, भले ही वो स्लो करती है लेकिन करती तो है ना। मैंने तो कई देवरानियों को देखा है जो घर के काम में बिल्कुल हाथ नहीं लगाती। हाँ जो भी है, लेकिन तू बेस्ट है, तुझे तो बेस्ट देवरानी का अवार्ड देना चाहिए। आप मेरी इतनी तारीफ़ कर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।
थोड़ी देर बाद देवयानी अपने घर चली जाती है। देखा माँ जी, देवरानियों को ऐसा होना चाहिए। बताओ, बेचारी घर का सारा काम निपटाएगी, फिर उसके बाद ब्यूटी पार्लर सीखने जाएगी। और एक हमारी देवरानी है जो खाना बनाने में ही इतना टाइम लगाती है कि वो क्या सीखेगी कुछ। विमला घर का सारा काम तो संभालती थी, लेकिन वो काम थोड़ा स्लो करती थी। दरअसल बचपन से ही वो ऐसी थी। बस इसी कमी का फ़ायदा वो जिठानी उठाया करती थी। 2 दिन बाद जब मंजुला को उसकी एक सहेली का कॉल आता है। अच्छा काव्या, तुझसे बात करते करते 2 घंटे हो गए। क्या हुआ, आज घर में कुछ काम नहीं है क्या? मेरे देवर जी ने शादी कर ली, घर में देवरानी आ गई, तो अब मुझे काम करने की क्या ज़रूरत। ओए, विनोद ने शादी कर ली और बताया भी नहीं? अरे चिटमंगनी पर ब्याह हुआ है देवर जी का, इसलिए किसी को बता नहीं पाया। अच्छा चल कोई ना। वैसे लगता है तेरी देवरानी बहुत कामकाजी है। पूछ मत यार, मुझे लगा लव मैरिज करके आई है, क्या ही आता होगा इसको। लेकिन मंजुला तो यकीन नहीं मानेगी, एक से एक विदेशी खाना बना लेती है। बहुत पढ़ी लिखी भी है, खूबसूरत भी है, और सबसे बड़ी बात तो हम लोगों की बहुत इज्जत करती है। अरे वाह, इसका मतलब तेरे देवर विनोद की पसंद बहुत अच्छी है। और क्या, मेरे देवर तो काफ़ी समझदार है, वो ऐसी वैसी लड़की ब्याह कर नहीं लाएंगे। सही है, एक तेरे देवर लव मैरिज करके इतनी अच्छी लड़की ले आए, एक हम हैं इतनी छानबीन करके बहू लाए, वो भी ऐसी। तो मंजुला ऐसी ही अपनी देवरानी विमला की बुराइयां करती रहती है। 2 दिन बाद, सुनो विमला, शरद और अनन्या दोनों अब बड़े क्लास में पहुंच गए। दोनों का सिलेबस भी बहुत टफ हो गया है। वो उस दिन तुम बोल रही थी ना तुम्हारी मैथ और साइंस बहुत अच्छी है, तो तुम दोनों को मैथ और साइंस पढ़ा देना। एक्चुअली दोनों के लिए मैंने ट्यूशन ढूंढा था, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा फ़ीस मांग रहे हैं। उन लोगों की फ़ीस सुनकर मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया। तो प्लीज़ तुम उन दोनों को पढ़ा देना। जिठानी जी, लेकिन मेरे पास समय कहाँ है? क्यों? खाना बनाने के बाद तुम्हारे पास इतना समय बचता तो है दिन में। वो तो है, लेकिन दिन में बहुत थकान लगती है, तो थोड़ा सा आराम। आहा, वाह जी वाह देवरानी जी, देवरानी हो तो तुम्हारे जैसे। अरे तुम अपनी जिठानी के बच्चों को नहीं पढ़ा सकती? जेठानी जी, आप मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालिए। अरे क्या गलत मतलब निकाल रही हूँ? घर में झाड़ू पोछा वाली तो हमने लगवा रखी है, बस तुम्हें खाना बनाना रहता है, उसमें भी तुम्हें नानी याद आ रही है। अरे देवयानी को देखो, घर का सारा काम भी संभाल रही है और बाहर का काम भी सीख रही है। और वो कविता को जानती हो, वो भी तुम्हारी तरह देवरानी है। तुम्हें पता है, वो अपनी जेठानी को घर के किसी काम में हाथ लगाने नहीं देती। घर का सारा काम निपटाती है, तब जाकर अपनी जेठानी के बच्चों को भी पढ़ाती है। यहाँ तक कि उनको स्कूल से लाना जाना सब कुछ वही करती है। अरे कुछ सीखो उन लोगों से। जेठानी जी, मैं भी तो पूरी कोशिश करती हूँ किसी को भी घर का कोई काम ना करना पड़े, लेकिन आपको पता ही है, खाना बनाने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि कपड़े धोना, चाय नाश्ता, और बीच बीच में घर में मेहमान भी आते रहते हैं। बहाने मत बनाओ, बस ये बताओ मेरे बच्चों को पढ़ाओगी कि नहीं पढ़ाओगी? फिर क्या, बेचारी विमला को मजबूरी में हाँ बोलना ही पड़ता है। विमला किचन का सारा काम करती है, फिर उसके बाद बाकी काम जैसे कि हॉल रूम को सही करना, अपने रूम को सही करना, ये सब करती है। तब जाकर अपनी जेठानी के बच्चों को पढ़ाने बैठती है। चाची, आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपकी बैटरी डाउन हो गई है। शरद, पागल हो गया है क्या? अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। कोई बात नहीं। अच्छा चलो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ। जैसे तैसे विमला दोनों को पढ़ाती है। एक दिन जब विमला अपने मायके से ससुराल वापस लौटती है। अच्छा विमला, सुना है तुम्हारे शहर में बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिलती है? जी हाँ। अगर ये बात तुम्हें मालूम थी तो हम लोगों के लिए सिर्फ ये सस्ती मिठाई क्यों लेकर आई? वो दरअसल बात ये कि अभी इनको तनख्वाह नहीं मिली ना। अरे देवर जी को तनख्वाह नहीं मिली तो क्या हुआ? तुम्हारे घर वालों के पास पैसे नहीं थे? कम से कम मेरे लिए और सासू माँ के लिए एक एक साड़ी ही भिजवा देते। मुझे लगता है बात ये नहीं है कि उन्होंने साड़ी नहीं भिजवाई, दरअसल बात तो यह है कि तुम्हारा ही मन नहीं होगा हमारे लिए कुछ लाने का। और आज भी ये जेठानी अपनी देवरानी को बहुत सुनाती है। इसके कुछ दिन बाद मंजुला का अचानक से पैर फिसल जाता है। अरे ये मेरी देवरानी कहाँ गई? माँ जी! अरे बहू का इंतजार करती रहोगी या उठाओगी भी मंजुला को? चलो उठाओ। मंजुला के सास ससुर बड़ी मुश्किल से उसे उठाते हैं, बिस्तर पर रखते हैं। रुको, मैं डॉक्टर को कॉल करके बुलाता हूँ। मंजुला के ससुर डॉक्टर को कॉल करते हैं और थोड़ी देर बाद डॉक्टर घर आते हैं। हाँ ये डॉक्टर साहब। 10 मिनट बाद विमला भी आ जाती है। अरे जेठानी जी को ये क्या हो गया? पैर फिसल गया तुम्हारी जेठानी का।
डॉक्टर साहब, इनको ज़्यादा चोट तो नहीं आई ना? नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, साधारण सी चोट है, कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगी। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, ये आप इन्हें टाइम पर देते रहिएगा। जी। प्रिस्क्रिप्शन देकर डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के सामने नाटक अच्छा कर रही थी तुम। इतनी देर कहाँ हो गई तुम्हें? कहाँ गई थी? जेठानी जी, वो सब्जी वाले ने थोड़ा छुट्टा देने में टाइम लगा दिया। झूठ बोल रही हो तुम। घर का काम ना करना पड़े इसलिए ज़्यादा बाहर रहना चाहती हो ना? सब पता है मुझे। देवयानी और कविता को देखो किस तरह अपनी जेठानी की सेवा में लगी रहती है, और अपनी सासू माँ की भी कितनी सेवा करती है, और एक तुम हो। अरे बड़ी बहू, आज का दिन तो जाने दो, आराम करो तुम। अब मंजुला जो थोड़ा बहुत काम करती थी अब वो भी नहीं करती। माँ जी, 2 दिन हो गए, एक दिन भी इसने मेरी मालिश नहीं की। वही तो, घर का थोड़ा सा काम करने में ही इसकी हालत पतली हो जाती है। एक हम थे, अरे हमने तो अपनी दोनों जेठानी को संभाला था और अपनी सास को भी संभाला, साथ में अपनी सास की छोटी बहन को भी संभाला। बोलो। वही तो माँ जी। खैर, अगले दिन विमला मंजुला के पैरों की मालिश कर ही देती है। बेचारी घर का सारा काम संभालती, मंजुला की पूरी देखभाल करती और फिर भी इतना सुनती। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम लोग जल्दी आ जाओ, मुझे तो अपनी पोती से मिलने का बहुत मन कर रहा है। दरअसल ये कॉल मंजुला की जेठानी सोनालिका था, जो किसी दूसरे शहर में रहती थी। वो लोग 3 दिन बाद उनके घर आ रहे थे। 3 दिन बीत जाते हैं, सोनाली अपने ससुराल आती है। अरे लीजिए जेठानी जी, खाइए ना, आपका मनपसंद ढोकला। अरे विमला, कि इसमें तुमने शक्कर बहुत ज़्यादा डाल दी है। तुम्हें कल बताया था ना जेठानी जी को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। सॉरी जेठानी जी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। और तुमने आलिया और जेठानी जी के लिए वो वाला जूस बनाया? जी, बस बना रही हूँ। ओफो, तो जाओ, कब बनाओगी? हाँ, जाती हूँ। जेठानी जी माफ़ करना, ये ना थोड़ी ऐसी है, मतलब इनका काम ना ऐसा ही रहता है, और कभी कभी तो बिगड़ भी जाता है। सास सामने बैठी हुई है और ये सास से भी ज़्यादा हुक्म चला रही है। सोनाली और उसकी बेटी को ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है। अगले दिन आलिया अनन्या की डॉल के लिए कपड़े बना रही थी। हमसे तो कपड़े बन ही नहीं रहे। लाइए, मैं ट्राई करूं? ओके। विमला थोड़ी देर में गुड़िया के लिए कपड़े तैयार कर देती है। वाओ, सो नाइस ड्रेस। इससे अच्छा तो मैं बना देती। मंजुला भी ट्राई तो करती है, लेकिन उसके द्वारा बनाई हुई ड्रेस बिल्कुल बेकार लगती है, जिसे देखकर बच्चे हंसने लगते हैं। जेठानी जी, इसे ऐसे नहीं, ऐसे सीती ना तो बेटर होता। अरे, तुम मुझे क्या सिखा रही हो? तुम्हारा फैशन तो बिल्कुल बेकार है, तुम मुझे सिखाने चली हो। डोंट माइंड छोटी चाची, फैशन सेंस विमला चाची का नहीं बल्कि आपका अच्छा नहीं है। अब जो कपड़े पहनते हो ना, बहुत ओल्ड फैशन है। आलिया की ये बात सुनकर मंजुला को बहुत शर्मिंदगी होती है। वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। ये समझती क्या है अपने आप को? अगले दिन सोनाली की दोनों देवरानियाँ उसके लिए रसगुल्ले बनाती हैं। मेरे रसगुल्ले तो जल्दी बन गए, चलो जल्दी से जेठानी जी को चखा देती हूँ। मंजुला जल्दी जल्दी सोनाली के पास पहुँचती है। जेठानी जी देखिए तो, मैं कितनी जल्दी आपके लिए रसगुल्ले ले आई, और वो विमला अभी तक आराम से बना रही है। ऐसी है बेवकूफ़ कहीं की। अच्छा, लाओ ज़रा चखूँ तो रसगुल्ले तुम्हारे। सोनाली रसगुल्ले चखती है। कितना बेकार बनाया रसगुल्ला। ऐसा लग रहा है जैसे बस चीनी का पानी उबाल दिया हो और उसमें फटा हुआ दूध डाल दिया हो। ओफो। पता है, मेरी फ्रेंड जैस्मिन की देवरानी भूमिका तुमसे 1000 गुना अच्छा रसगुल्ला बना लेती है। तुम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो। तभी विमला अपने रसगुल्ले लेकर आती है। सोनाली विमला के भी रसगुल्ले चखती है। इसे कहते हैं रसगुल्ले। गुस्से में मंजुला बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। जेठानी जी, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा? अरे चुप रहो तुम, भोली हो, कुछ जानती नहीं हो। ऐसे लोगों को कैसे सीधा करना है मुझे अच्छे से पता है। तुम्हें पता है, मेरे हस्बैंड की ना एक दूर की बहन थी। कहने को तो दूर की बहन थी, लेकिन उसने हमारे घर में अड्डा जमा लिया था। चलो यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन उसने तो मुझे परेशान ही कर दिया था। जैसे ये मंजुला तुम्हारे साथ कर रही है ना, वैसे ही वो मेरे साथ करती थी। उसको भी मैंने 3 महीने में ठीक कर दिया था। अब आई बात समझ में। सोनाली ने विमला को सब कुछ पहले से ही समझा दिया था। अब सोनाली ने अपनी देवरानी मंजुला की क्लास लेना शुरू कर दिया था। सुनो देवरानी, खाना तो अच्छा बना लेती हो तुम,
तो जब तक मैं यहाँ रहूँगी तब तक तुम्हें ही खाना बनाना होगा। फिर क्या, सोनाली अपनी देवरानी की खूब सेवा लेती है और उसकी गलती करने पर उसे खूब सुनाती भी है। ओफो माँ जी, आप तो कह रही थी आपकी बड़ी बहू मंजुला कपड़े बहुत अच्छे से धोती है। अरे ये देखिए इन्होंने क्या किया, मेरी बेटी के कपड़े में ये दाग लगा था, इसको तो छुड़ा नहीं पाई और ऊपर से कपड़े भी साफ नहीं धोए। अरे हाँ, ये क्या? माँ जी, इससे अच्छा काम तो विमला ही कर लेती है। अब मंजुला बहू को समझ में आ रहा होगा कि देवरानी होना किसे कहते हैं। उसी शाम को जब सभी लोग रेस्टोरेंट जा रहे थे, मंजुला चाची ये क्या है? अरे देवरानी जी, हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, किसी की शादी में नहीं जा रहे हैं। ये क्या पहना है आपने? और इतने जेवर आप में तो बिल्कुल भी फैशन सेंस नहीं है। अरे जाकर चेंज कर लो ना। मंजुला अपने कमरे में जाती है और बहुत रोती है। तो जेठानी जी, अब आपको देवरानी बनकर कैसा लग रहा है? सच में मुझे समझ में आ गया कि मैं कितनी बुरी थी। माफ़ कर दो विमला। कोई बात नहीं जेठानी जी, पुरानी बातों को भूल जाइए और मुझे भी माफ़ कर दीजिएगा, मैंने भी आपकी मदद नहीं की। अपनी देवरानी की ऐसी बातें सुनकर मंजुला को यकीन हो जाता है कि उसकी देवरानी तो उसकी बहन जैसी है। चलो, कम से कम मंजुला चाची तो सुधर गई। हाँ वही तो।